ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। तभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख को जरा ध्यान से देखिए। वहां पर 26 नवंबर तक सरकार बन जानी चाहिए। अब नतीजे आ रहे हैं 23 नवंबर को। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला, नहीं मानकर चलना चाहिए कि किसी को नहीं मिलेगा, मगर राजनीति में यह संभावना तो है ही। अगर किसी को बहुमत नहीं मिला और 26 नवंबर तक सरकार नहीं बनी तो क्या राष्ट्रपति शासन लागू होगा? और इसके पीछे किस तरह का खेल खेला जाएगा? गुवाहाटी और गोवा तक विधायकों को कौन ले जाने में सक्षम है और किसे फायदा होगा? महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान है और झारखंड में 2 दिन 13 और 20 नवंबर को। दोनों जगहों पर नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। महाराष्ट्र में नामांकन की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर है और झारखंड में 25 और 29 अक्टूबर है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, महाराष्ट्र में एक ही चरण में। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में चुनाव एक ही चरण में कराए गए थे, लेकिन झारखंड में 5 चरणों में चुनाव हुए थे। इस बार 2 ही चरणों में मतदान हो रहे हैं। पत्रकार हर बार चरणों को लेकर सवाल पूछते हैं, हर बार एक अलग जवाब दिया जाता है, हर जवाब विश्वसनीय लगता है, लेकिन किसी भी जवाब से कोई मानक उत्तर नहीं मिलता, कोई स्पष्टता नहीं आती कि यहां क्यों 2 चरणों में हो रहा है और वहां क्यों 8 चरणों में हुआ करता था। जैसे 2021 में बंगाल विधानसभा के चुनाव 8 चरणों में हुए थे। For Maharashtra, this will be in single phase. The notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. Schedule would be like this. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. महाराष्ट्र में एक मुद्दा चुनाव चिन्ह का भी है। सितंबर महीने में शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि एनसीपी के दोनों गुटों को नया नया चुनाव चिन्ह दिया जाए। इसके पीछे तर्क है कि एक ही पार्टी के एक गुट को पुराना चुनाव चिन्ह दे देने से उसे ज्यादा फायदा पहुंचता है, लेवल प्लेइंग फील्ड की भावना को ठेस पहुंचती है। तो शरद पवार चाहते थे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों को, यानी दोनों एनसीपी को नया चुनाव चिन्ह दिया जाए, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं हो सकेगा। मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के साम टीवी न्यूज चैनल से हूं। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लेके, महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था।
इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था के जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। एनसीपी का जो सिंबल है मैन ब्लोइंग तुरी, उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है जे स्टेट पार्टी तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट थी। पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली। हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू। सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे। 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है। ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड, दैट इज 1। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान हुआ तब यह सवाल उठा था कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव भी साथ क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। विपक्ष ने उस वक्त आरोप लगाया था कि इससे महाराष्ट्र सरकार को चुनावी घोषणाएं करने की छूट दी जा रही है। 5 सितंबर, 23 सितंबर, 30 सितंबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, इन तारीखों को महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक होती है। 6 कैबिनेट बैठक में 165 फैसले लिए गए हैं। 23 सितंबर की कैबिनेट बैठक में 23 फैसले लिए गए और 30 सितंबर की कैबिनेट की बैठक में 30 फैसले लिए गए। इन 2 बैठकों में 50 से अधिक फैसले, सोचिए किस रफ्तार से फैसले लिए जा रहे होंगे। 10 अक्टूबर की बैठक में तो 38 फैसले लिए गए। ब्राह्मण, जैन, सुनार, राजपूत आदि समुदायों के लिए अलग अलग निगम बनाने की घोषणा की गई है। ये निगम क्या है, क्या इस पर मीडिया में या सरकार के भीतर भी पर्याप्त चर्चा हुई है? पुणे रिंग रोड की लागत बढ़ा दी गई, जिसे लेकर सवाल उठे कि क्या इससे खास लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। 14 अक्टूबर को यानी चुनाव की घोषणा से एक दिन पहले मुंबई के 5 नाकों पर हल्के वाहनों के लिए टोल टैक्स वापस ले लिए गए, जबकि सितंबर महीने में ही इसे 2026 के लिए बढ़ाया गया था। फिर वापस क्यों लिया गया? अभी एक और अनाउंसमेंट हुआ है और अनाउंसमेंट बिल्कुल वही ध्यान दिलाता है किस तरीके से पूरी महाझूठी गठबंधन सरकार में जिस तरीके से झूठे और पन्नास खोके लेने के बाद बनकर आई थी, किसी के सत्ता में रहने के ग्रीड में आई थी। वो सरकार जिसने लाड़की बहन योजना तब शुरू की जब लोकसभा में उनकी करारी हार हुई। महाराष्ट्र को कर्ज में डुबोने के बाद 1.9 लाख करोड़ जो हमारे महाराष्ट्र के हर महाराष्ट्रवासी पे कर्ज है, उसके बाद 1300 GR 10 दिन में 1300 GR में लाखों करोड़ों की लूट करने के बाद 40,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स का अपने पास रखने के बाद महिलाओं को असुरक्षित माहौल देने के बाद मुंबई में पूरा लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो या महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था हो, उसको पूरा खत्म करने के बाद अब एक नया उन्होंने निर्णय लिया है। कुछ घंटे अब रह गए हैं चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में, महाराष्ट्र में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में। आज कल या परसों में इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं। तो लास्ट मिनट डेस्परेट मेजर, डेस्परेट मूव एक लिया था लाड़की बहन योजना जब जब डिफीट हो चुकी थी। एक है जब वो जानते हैं कि आने वाले समय में डिफीट होने वाली है। इन्होंने मुंबई के जो टोल्स हैं उन 5 टोल्स को हटा दिया है आज रात के 12 बजे से। ये वैसे ही है जिस तरीके से सत्ता के में रहने के लिए
पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम सत्ता में कायम रहें। यही नहीं, महाराष्ट्र में विभिन्न श्रेणियों के तहत सरपंचों के वेतन में भी वृद्धि की गई। 3,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5 से 6,000 रुपए, 8,000 रुपए और 10,000 रुपए तक बढ़ाए गए। मदरसा शिक्षकों का वेतन 6,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपया किया गया। उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों की क्या हालत है जरा पता कीजिए। मगर महाराष्ट्र में चुनाव है तो मदरसा शिक्षकों का वेतन 6,000 से बढ़ाकर 16,000 किया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे क्षेत्र के लिए 30,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अनेक ऐसे फैसले हैं जो पिछले 1 महीने में लिए गए। इसलिए यह सवाल उठता रहा है कि हरियाणा के साथ महाराष्ट्र में चुनाव एक साथ क्यों नहीं कराए गए। चुनाव आयोग भी अब मतदाताओं को समझने लगा है। तारीखों का ऐलान इस हिसाब से किया जा रहा है कि लोग लंबी छुट्टी पर ना निकल जाएं। इसलिए महाराष्ट्र में मतदान बुधवार को रखा गया। इस पर हमारा एक सवाल है कि जो लोग पलायन करके मुंबई में आते हैं या अन्य शहरों में रहते हैं, क्या उनके लिए वोट डालना संभव हो पाएगा? क्या पूरा महाराष्ट्र सिर्फ मुंबई है या बड़ा महानगर है? क्या उन्हें कोई 3 दिन की छुट्टी मुंबई से सोलापुर जाने के लिए, मुंबई से कोंकण के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए छुट्टी देगा? क्या वे बुधवार को किसी शहर से अपने ग्रामीण इलाके में पहुंच पाएंगे जो लोग पलायन कर महानगरों में काम के लिए आते हैं? That date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhigram, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane, all are much below the state averages of each state. अब आते हैं उत्तर प्रदेश। यहां 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनावों की घोषणा होनी थी। इनमें से एक सीट मिल्कीपुर विधानसभा की थी, जहां से अयोध्या के मौजूदा सांसद अवधेश प्रसाद विधायक हुआ करते थे। लेकिन 9 सीटों की घोषणा होती है और मिल्कीपुर सीट की घोषणा नहीं होती है। अयोध्या के मिल्कीपुर में ऐसा क्या है कि इस एक सीट की घोषणा ही नहीं हुई? सर, यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी? 9 किया है। बशीरहाट is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. 10 सीटें थी ना सर। मिल्कीपुर also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट केस चल रहा है। यह मुकदमा भी अवधेश प्रसाद ने ही 2022 में दायर किया था, इसलिए एक साथ घोषणा नहीं हुई। यूपी की पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए। मिल्कीपुर विधानसभा को जीतने के लिए कितनी तैयारी चल रही है और इसी की तारीख का ऐलान नहीं हुआ। 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव के ऐलान हो गए। इस एक सीट का राजनीतिक वजन 2 राज्यों की चुनावी घोषणाओं से कम नहीं है। चुनाव आयोग ने एक और बात कही एग्जिट पोल के बारे में। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल से भटकाव तो आता है, उम्मीदें भी झूठी पैदा हो जाती हैं, लेकिन यह तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को देखना होगा कि वह इसे लेकर आत्मचिंतन करे, आत्मनियमन करे, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। आयोग ने पूछा कि जब काउंटिंग ही 8:30 बजे शुरू हुई तो टीवी चैनलों पर 8 बजे से ही ट्रेंड कैसे चलने लगे? क्या यही जवाब इसी तरह प्रमुखता और स्पष्टता से हरियाणा की जब वोटों की गिनती हो रही थी उस दिन नहीं दिए जा सकते थे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया कि मतों की गिनती के समय
डेटा अपलोड करने की प्रक्रिया क्या क्या होती है? जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली थर्ड डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं 9:31 पे, एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम का सवाल चुनाव आयोग को हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में परेशान करने लगा है। क्या ईवीएम को लेकर उठे सवालों के जवाब नतीजों के पैटर्न से दिए जा सकते हैं कि अलग अलग नतीजे आए तो उन सवालों का जवाब पूरा हो जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि कितनी बार एक ही सवाल का जवाब दें, इसलिए उन्होंने इस बार समय लेकर एक और बार विस्तार से ईवीएम के बारे में बताया। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हों। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे।
इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, इसी नंबर की है कि नहीं है। वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज़्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो। कोई ये बताइए प्रोसेस। वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा, और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे, हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे। कौन दिखाता है, कौन बताता है? अब इस देश में 2 चुनाव आयोग तो है नहीं, इसलिए इसी चुनाव आयोग को बार बार बताना पड़ेगा, उसी से बार बार सवाल होगा और हर चुनाव में चुनाव आयोग को हर प्रावधान को लेकर जवाब देना पड़ेगा। एक बार कह देने से, बता देने से, वेबसाइट पर FAQ डाल देने से लोगों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंचती है। उम्मीदवार को भी हर चुनाव में नए सिरे से सारी प्रक्रियाओं को समझना पड़ता है। जैसे यह सवाल खत्म तो नहीं हुआ कि महाराष्ट्र में चुनाव हरियाणा के साथ क्यों नहीं हो सका। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।